गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता कितनी होती है पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति में तीव्रता कितनी होती है। तो निरक्षीय स्थिति होती क्या है, पहले ये इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव है। मैंने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है जिसमें समान परिमाण के दो आवेश हों लेकिन उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न हो, अर्थात एक धन आवेश हो और दूसरा ऋण आवेश हो और दोनों के परिमाण समान हो, उसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे -q और +q दो समान आवेश हैं, परिमाण समान है, लेकिन यह माइनस है यह प्लस है। यह हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह 2l है। AB का जो मध्य बिंदु है वह बिंदु O है। इस बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जो कि इसके अक्ष से दूर है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यह स्थिति जो है निरक्षीय स्थिति कहलाएगी, क्योंकि यह दोनों आवेशों से यह दूर है, उनके अक्ष से दूर है। ठीक है, तो हमने कहा कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l है और AB का जो मध्य बिंदु है वह O है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस l होगा और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी l होगा। इस प्रकार जो टोटल डिस्टेंस होगा वह 2l होगा। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर तीव्रता की गणना करनी है। यह जो बिंदु P है इस पर कोई धन परीक्षण आवेश रखा गया है। यहाँ पर जो आवेश है वह है धन परीक्षण आवेश, अर्थात जो आवेश है वह धन आवेश है। अब देखते हैं +q आवेश। +q आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यह +q आवेश है, क्योंकि यह भी धन आवेश ही है, इसलिए यह जो आवेश है +q यह इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, रिपल्सिव फोर्स, एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा और उसकी जो दिशा होगी वह कुछ इस डायरेक्शन में होगी। यह +q इस परीक्षण आवेश को दूर ढकेलेगा और वह इस दिशा में ढकेलेगा। मान लेंगे यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह E1 वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर का तात्पर्य क्या है, यह डायरेक्शन को बता रहा है। मैग्नीट्यूड तो E1 है बट डायरेक्शन इसका ये है, इसलिए इसको वेक्टर मैंने लिखा हुआ है। इसी प्रकार -q आवेश जो है वह धन परीक्षण आवेश बिंदु P पर भी एक फोर्स अप्लाई करेगा। क्योंकि यह माइनस आवेश है और यह प्लस आवेश है, इसलिए -q आवेश धन परीक्षण आवेश को अपनी तरफ खींचेगा। इसकी डायरेक्शन कुछ इस दिशा में, इसको इस दिशा में खींचेगा। यह -q बिंदु P को अपनी तरफ खींचेगा। इतनी बात समझ में आई आपको। तो देखते हैं कि आपने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, तो आपने पढ़ा कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो तीव्रता होती है उसका जो फार्मूला होता है वह होता है E = ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ था, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई परावैद्युतांक है उनके बीच में तो वहाँ पे K लगा देते हैं मीडियम के लिए, Q/ दूरी का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ लिया था। तो देखते हैं कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी। आपको पता है +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता की दिशा ये होगी, क्योंकि यह भी धन आवेश है, यह भी धन आवेश है, इसलिए रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन इस दिशा में होगा। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वह होगा E1 वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/। चलिए थोड़ा सा यहाँ देखते हैं हम लोग। देखिए ये
बिंदु P से इसको मैंने मिलाया बिंदु A, और बिंदु P से इसको मैंने मिलाया बिंदु B तक। जब दोनों को मिला दिया हमने तो ये जो एक ट्रायंगल बनेगा, और यह जो हमारा ट्रायंगल होगा यह आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आइसोसेलेस अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दोनों भुजाएं क्या हों, सामने सामने की दोनों भुजाएं समान हों। यह भुजा इस भुजा के समान होगी, दो भुजाएं समान हैं, इसलिए इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और इस त्रिभुज की एक खासियत होती है कि इसके दो कोण, भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं वे भी समान। इस भुजा के सामने का ये कोण है और इस भुजा के सामने का ये कोण, दो भुजाएं समान है, दो कोण भी समान होंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एडिशनल लाइन में कि ट्रायंगल ए पी बी समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात सामने की भुजा बराबर है या दो कोण बराबर है। ठीक है, आगे मैंने लिखा हुआ बिंदु ये ओ हमारा है, ए बी पर लंब है। ये जो ओ है ये ए बी पर लंब है, परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है, और ये 90 अंश का कोण बनाएगा। जब ये लंब होगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा, इधर भी 90 डिग्री का होगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। अब देखते हैं, जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और जब समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय भी लगेगा। डिस्टेंस देखते हैं, आपने कहा ये डिस्टेंस यल है, ठीक है, ये दूरी हमने आर सपोज किया हुआ है, मतलब कि ये दूरी भी मुझे आर पता है और ये डिस्टेंस भी मुझे यल पता है। तो पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, जो कर्ण होता है लंबी, समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको हम लोग कहेंगे कर्ण। समकोण त्रिभुज लंबी भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। वैसे लिखना तो नहीं चाहिए बट हम थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। ये कर्ण है और ये हमारा आधार है, और ये हमारा होगा लंब। ठीक है, तो कर्ण का वो जो वर्ग होता है वह आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग हमारा एल स्क्वायर है, और हमारा जो लंब का वर्ग है वह आर स्क्वायर है। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ कड़ी हो जाएगी। इस प्रकार हमारा जो ए पी, ये जो डिस्टेंस होगा ए पी, यह हमारा होगा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार यह भी हमारा राइट ट्रायंगल बनेगा तो यह डिस्टेंस भी उतना ही होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कह रहे थे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता कितनी होगी, उसका डायरेक्शन ये होगा। अब हमें इसके बीच की दूरी भी पता चल गई कितनी है, तो फार्मूला आपको पता है क्या होता है। तो ई वन वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और किस दिशा में होगा आप दिशा भी देख लीजिएगा, यह हमारा बी है, यह पी है, बी पी दिशा में, मतलब भाई फोर्स तो इधर ही लग रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, इस दिशा में रिपेल कर रहा है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर बल लगेगा, फोर्स अप्लाई होगा, तो उसकी जो तीव्रता होगी इस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी। आपको पता है इसी दिशा में क्यों, क्योंकि ये माइनस क्यू प्लस क्यू को इस दिशा में खींचेगा। तो कितना होगा, यह भी हो जाएगा E2 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 नॉट के क्यू अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और किस दिशा में होगा, दिशा देख लेते हैं, पी ए वेक्टर की दिशा में, पी ए की दिशा में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक, थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग। देखिए बिंदु पी पर जो तीव्रता होगी वह इस दिशा में है और इस दिशा में है, दोनों तीव्रताओं की दिशाएं जो हैं समान हैं। तो बिंदु पी से हम ए बी जो बेस है उसके समांतर एक लाइन खींचते हैं, ये लाइन। ठीक है, यह जो लाइन है इस लाइन के समांतर है। ध्यान से देखेंगे तो ये एक समांतर लाइन ये बन रही है और एक समांतर लाइन ये बन रही है, एक तिरछी रेखा इसको ऐसे काट रही है। तो जो एकांतर कोण होगा वह बराबर, यहाँ पे बना हुआ कोण जो थीटा होगा यहाँ पे बने हुए कोण थीटा के बराबर होगा। इसी प्रकार ये जो कोण होगा ऐसे आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर बना हुआ जो कोण है यहाँ पे बने हुए कोण के क्या होगा, बराबर होगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो जो कंपोनेंट है वह दो घटकों में वियोजित हो जाएगा। देखिए जो परिणामी होगा, तीव्रता इधर E1, तीव्रता इधर E2, जो परिणामी तीव्रता होगा उसको मान लेते हैं वह कितना है, वह E है। तो इसका जो वियोजित घटक होगा, कंपोनेंट होगा,
वह कितना होगा, अर्थात क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, इसको निकालते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा इसको निकालने के लिए थोड़ा सा फिगर हम लोग देखते हैं। देखिए यह बिंदु P है, इस दिशा में E2 है और इस दिशा में हमारा E1 है। इसको मैंने इसे मिला दिया और डॉट डॉट लाइन से मैंने इसको इसे मिला के एक ट्रायंगल बना दिया। चलिए ऊपर हम इसका नाम इसी ऊपर वाले पार्ट फिगर को यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने नाम लिख दिया है। देखिए E1 वेक्टर है, तीव्रता इधर है E1, तीव्रता इधर है E2 और ये हमारा जो परिणामी तीव्रता है वही हमारा क्या है, E है। ठीक है, ये थीटा है, ये भी थीटा आपको पता है कहाँ से हुआ ये थीटा दोनों। तो नाम लिख देते हैं, यह P है पहले से, यह K है और यह L है और यह M है। तो एक बार हम ये त्रिभुज लेते हैं, एक बार ये हम त्रिभुज लेते हैं। तो इस त्रिभुज से क्या होगा, यहाँ से साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपको पता है, ये हमारा क्या होगा, ये लंब होगा हमारा, कि ये लंब हुआ। और कर्ण कितना है ये तो आपको पता है, E1 है। तो साइन थीटा इक्वल टू KL अपान E1। यहाँ से KL कितना हुआ, E1 साइन थीटा। KL ये कितना मुझे मिला, ये मुझे मिल गया E1 साइन थीटा, अर्थात जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जो लंबवत घटक है, वह हमारा हुआ E1 साइन थीटा। तो यहाँ फिगर में देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है E1 साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे हम, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा पर लंब हमारा ये होगा, KM होगा, और कर्ण ये तो हमें पता है ये E2 है हमारा, तो KM इक्वल टू E2 साइन थीटा। KM देख रहे हैं ये नीचे वाला, तो ये वाला हमारा हो जाएगा, ये नीचे का, ये इसके नीचे की दिशा में ये जो घटक होगा ये E2 साइन थीटा हो जाएगा। देखिए ये ऊपर घटक हुआ और ये उसके नीचे घटक हुआ। ठीक है, अर्थात ये दोनों जो हैं ये दोनों दिशा में विपरीत हैं, ऊपर दिशा और इसकी दिशा नीचे दिशा, लेकिन परिमाण में समान है। अर्थात यहाँ पर जो कुल तीव्रता होगी वह 0 हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। इसी प्रकार ये घटक देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम देखते हैं कि त्रिभुज KPL से काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पे मैंने फिगर में माना हुआ आधार हमारा ये है, तो ये आधार हुआ हमारा KP बटे कर्ण हमारा हुआ E1। तो यहाँ से KP हमारा होगा E1 काश थीटा। KP देखिए ये वाला घटक KP ये हमारा हुआ E1 काश थीटा। इसी प्रकार निकालते हैं नीचे वाले ट्रायंगल से भी, तो ये भी हमारा आएगा E2 भी, अरे सॉरी, कि ये हमारा जो कंपोनेंट होगा ये वाला, ये भी E2 काश थीटा के बराबर होगा। अर्थात यह कंपोनेंट E1 काश थीटा भी होगा और E2 काश थीटा भी होगा, जो दोनों दिशा में समान हैं, एक ही दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ से कंपोनेंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। इस प्रकार फिगर मैंने जो लिखा है E1 वेक्टर व E2 वेक्टर जो है वे परिमाण में बराबर हैं तथा इनके जो घटक हैं वह E1 और E2 हैं। लंबवत घटकों में इसको हम वियोजित कर देते हैं तो E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा मिलते हैं, जो कि ये दोनों जो हैं ये दोनों परिमाण में बराबर हैं परंतु दिशा में विपरीत हैं। इस प्रकार ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। लेकिन जो हमारा घटक E1 काश थीटा है, E2 काश थीटा है, यह भी परिमाण में बराबर है परंतु एक ही दिशा में है, अर्थात ये दोनों घटक आपस में जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह होगी E इक्वल टू E1 काश थीटा प्लस E2 काश थीटा। पीछे हमने E1 E2 का मान देखिए, यहाँ पर हमने E1 E2 का मान लिखा हुआ है। देखिए ये करड़ी है, करड़ी का वर्ग है तो यहाँ से करड़ी हट जाएगी, वर्गमूल आपको पता होगा कि करड़ी यहाँ से हट जाएगी। तो यहाँ पे E1 E2 दोनों को उठा के वैल्यू को रख देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्यू अपान करड़ी हट गई, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर काश थीटा, और ये भी उतना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की क्यू अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर काश थीटा। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल्स देखते हैं, ये दोनों समान है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये इतना हो गया काश थीटा। बड़े वाले त्रिभुज से देखते हैं, ये जो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है, ये जो हमारा त्रिभुज है इससे हम
देखते हैं काश थीटा कितना, कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए, चाहिए वाला त्रिभुज, चाहिए वाला त्रिभुज। यहाँ से काश थीटा हम लोग निकालेंगे तो काश थीटा हमारा जो होगा वह आधार बटे कर्ण के बराबर होगा, अर्थात यल अपान रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे काश थीटा के स्थान पे लाके उस वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया काश थीटा के स्थान पे। देखिए ये होगा इक्वल टू 1/4π0 के क्यू, टू तो पहले से था, क्यू इंटू 2l हमने कर दिया, ये यल है यहाँ पे। देखिए ये एक पावर है, करड़ी का मतलब होता है 1/2, करड़ी का मतलब होता है जैसे करड़ी लिखा है ये रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पावर 1/2। ये 1/2 है पावर और ये 1 है, 1 और आधा 1.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 3/2 लिख दिया है। और यहाँ पे क्यू इंटू 2l का मतलब होता है, ये तो आपने फिर पढ़ा हुआ है, इसके साथ पी हो गया इक्वल टू 1/4π0 के पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम होगा इसका यूनिट। देखिए ये कह रहे हैं जो हमारा प्रेक्षण बिंदु है जो आर दूरी पर है, यदि वह बहुत ज़्यादा बड़ा हो अपेक्षाकृत ये जो डिस्टेंस यल है उससे, तो जो आर का वर्ग होगा वह भी काफ़ी बड़ा होगा यल स्क्वायर के वर्ग से। अतः यल को इसकी तुलना बहुत छोटा मानते हुए इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। इस प्रकार जब हम यल को छोड़ देंगे, हटा देंगे, तो फार्मूला जो हमारा था इक्वल टू 1/4π0 के पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 था, तो यल हमारा 0 हुआ, तो वहाँ से हट जाएगा, ये पावर का गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे 2 से कट जाएगा, केवल 3 बचेगा इक्वल टू 1/4π0 के पी अपान आर पावर 3 न्यूटन पर कूलम। यदि जो हमने लिया हुआ यदि मीडियम हमारा कोई एयर या वैक्यूम है, वायु या निर्वात है, तो उसके लिए के का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इस प्रकार इक्वल टू 1/4π0 पी अपान आर क्यूब न्यूटन पर कूलम होगा। इस प्रकार निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी।